हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम लोग बिलियन का एक नया टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक होगा परासरण दाब। परासरण दाब इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बाबू, ये जो है आपका अंतिम अणुसंख्या गुणधर्म है। ये अंतिम अणुसंख्या गुणधर्म है। आपको हमने कितना 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 बताया बाबू आपको अणुसंख्या गुणधर्म? तो 4। पहला कौन सा? तो ये अणुसंख्या गुणधर्म है। ये कौन सा अणुसंख्या गुणधर्म है? तो ये परासरण दाब। अब बताओ, सबसे पहले हम लोग 4 अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ा है। कौन कौन सा 4 पढ़ा है? तो पहला पढ़ा है आपको वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। दूसरा पढ़ा है क्वाथनांक में उन्नयन। देखिए बाबू, क्वाथनांक अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। क्वाथनांक में उन्नयन जो वृद्धि होता है वो अणुसंख्या गुणधर्म। बार बार बात कर रहे हैं। हिमांक में अवनमन, हिमांक अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है। हिमांक में अवनमन जो है, हिमांक में जो कमी होता है वो अणुसंख्या गुणधर्म है। और चौथा है परासरण दाब। अब इसको, इस परासरण दाब को हम लोग समझा जाए, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग को कुछ कुछ चीज सीखना होगा। जैसे पहला बिंदु सीखना होगा विसरण, डिफ्यूजन। ये विसरण क्या चीज है? विसरण समझ लेंगे तो अपने आप परासरण समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे समझा जाए, हम लोग यहां पे क्या किया जाए, कॉपर सल्फेट ले लिया जाए। बाबू, ये कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, ये नीला होता है। अब ये जब ये नीला होता है, अब हम इसमें क्या करते हैं? ये नीला है। अब इसमें हमने क्या किया? जल डाला। जो जल जो डाला है तो हम हड़ाक से नहीं डालेंगे, तो धीरे धीरे डालेंगे जिससे कि इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। दीवार पकड़ के डालेंगे। अब हमने यहाँ पे ये हमारा एक लेयर हो गया। किसका लेयर हो गया? कॉपर सल्फेट का, जो नीला हो गया। अब इसके बाद हमारा ये जल हो गया। ये जल हो गया। अब देखिए, इतना नीला, इतना रंगहीन हो गया। अब इसको हम छोड़ देंगे कुछ दिन के बाद। कुछ दिन के बाद हम क्या देखेंगे जानते हो? कुछ दिन के बाद क्या देखेंगे? क्या देखेंगे हम कि जितना भी विलयन था ये 2 परत में था। ये देखिए, इतना ही नीला था, इतना ही था। कुछ दिन के बाद देखेंगे क्या कि ये हमारा जो है विलयन, ये हमारा पूरा विलयन नीला हो गया। पूरा विलयन ही नीला हो गया। अरे सर, काहे नीला हो गया? हम बोले बाबू क्या हो गया? हम जैसे इसको छोड़ दिए, इसके कण जो ब्लैक के कण है, ब्लैक की ओर जाने लगा। और ब्लैक के कण क्या हो रहा है? ब्लैक की ओर जाने लगा और आपस में मिश्रण करने लगा। और मिश्रण करके समांगी विलयन बना दिया। मिश्रण कर समांगी मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मिश्रण। अरे भैया, घर में सब्जी बनता है, चटकदार सब्जी बना तो पूरे मोहल्ला में समझ गया कि फलाना यहाँ बना है। तो कैसे वो मिश्रण गैस एकदम चारों तरफ फैलता है, तो वो गैस फैलेगा, यहाँ पे द्रव एक दूसरे से फैलेगा, एक दूसरे से मिलेगा, एक दूसरे से मिश्रण करेगा, स्वतः मिश्रण करेगा। और स्वतः मिश्रण को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मिश्रण। आज घर पे जाइए, घर पे जाके क्या कीजिएगा कि आप ऐसे जल ले लीजिएगा, उसमें नींबू उजाला भी डाल सकते हो आप। उजाला डालने के बाद यहाँ पे एक बूंद उजाला डाल दीजिए और इत्मीनान से बैठ के देखिए। आप जैसे आप इत्मीनान से बैठ के देखिए तो क्या होगा कि उजाला चारों तरफ फैलेगा और कुछ देर के बाद ये पूरा विलयन, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम बाद ये पूरा विलयन नीला हो जाएगा। भैया ऐसा क्यों? काहे कि आपस में मिल गया।
और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मिश्रण। यानी कि विलय तथा विलायक के कण का स्वतः मिश्रण के फलस्वरूप समांगी मिश्रण के निर्माण को क्या कहते हैं बाबू? विसरण कहते हैं। यानी कि आपस में मिलकर के स्वतः मिश्रण के फलस्वरूप कैसा समांगी विलयन बना। इस समांगी मिश्रण के निर्माण को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। आप पहले आप इसे हम तो समझ गए होंगे कि विसरण क्या है। तो विसरण क्या है बाबू? विलय और विलायक आपस में मिलेगा और आपस में मिलकर के समांगी मिश्रण जो बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? विसरण। पहले आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए बाबू, जब आप इसे नोट किए, जब आप इसे अब बाबू आप लिख लिए होंगे। अब जब लिख लिए तो अब इसके बाद हम लोग तो समझ गए क्या है? विलय और विलायक के समांगी मिश्रण है। विलय और विलायक के कण का समांगी मिश्रण को। अब ये समांगी मिश्रण को किस तरह से किया जाए थोड़ा सा समझ लिया जाए। यानी कि अब हम लोग एक दूसरा पद पढ़ा जाए। अब देखिए एक अलग सा पद पढ़ा जाए और ये पद है परासरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखिए ये ऑस्मोसिस है। अब ये ऑस्मोसिस को समझा जाए। देखिए ऑस्मोसिस में क्या है कि ये एक झिल्ली है, और ऐसे झिल्ली को हम लोग बोलेंगे, इस झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब यहां पे फिर से समझ में नहीं आया कि सर अर्ध पारगम्य झिल्ली है क्या चीज? तो बोलेंगे ऐसा एक झिल्ली है जो केवल विलायक को पार होने देता है। वैसे झिल्ली जो केवल विलायक को पार होने देता है। जो केवल किसको पार होने देता है? विलायक को पार होने देता है। यानी कि वैसे झिल्ली जो केवल विलायक को पार होने देता है। यानी कि यहां पे हम क्या किए कि हम एक झिल्ली ले लिए। ये एक झिल्ली है, जैसे बकरे की आंख हो गया, अमाशय जिसको बोलते हो, बकरे का आंख, ठीक है ना। आपको अंडे का छिलका जो होता है वो झिल्ली, जैसे आप बॉयल करके अंडा जो छीलते हो उसमें एक पतला झिल्ली मिलता है, वो एक तरह का झिल्ली है जो केवल किसको पार करने देता है? विलायक को पार करने देता है, को पार होने देता है। अब देखिए हमने यहां पे क्या किया कि दो विलयन है, एक तनु विलयन बोले तो पंचुछुर विलयन, और एक को बोले हम लोग क्या चीज? सांद्र विलयन। यानी कि पंचुछुर विलयन और एक गाढ़ा विलयन। अब दोनों के बीच में क्या है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करता है? केवल ये किसको पार करने देता है?
केवल ये विलायक को पार करने देता है, बार बार बोल रहे हैं। देखिए तनु विलयन में क्या होता है, तनु विलयन में पंचुच्छुर विलयन। अब तनु विलयन का मतलब, पंचुच्छुर विलयन का मतलब कि इसको हम याद करके निम्न सांद्र विलयन भी बोल सकते हैं। सांद्र विलयन भी बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, निम्न सांद्र विलयन। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उच्च सांद्र विलयन। अब यहां पे निम्न सांद्र विलयन हो गया, इधर उच्च सांद्र विलयन हो गया। अब थोड़ा सा गड़बड़ा गया कि झिल्ली को हम लोग को झिल्ली यहां लिख देते हैं, झिल्ली। अब देखिए यहां पे निम्न सांद्र विलयन का मतलब पंचुच्छुर विलयन, तनु विलयन। अब तनु विलयन में क्या होगा, तनु विलयन में क्या होगा कि विलायक क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे पंचुच्छुर है रे बाबू, तो चीनी कम होगा, पानी ज्यादा होगा, तो विलायक अधिक। अच्छा विलय क्या होगा, विलय कम होगा। अच्छा सर जी सांद्र विलयन या उच्च सांद्र विलयन का मतलब, सर जी यहां पे क्या होगा, विलायक जो होगा, विलायक कम होगा और विलय क्या होगा, उच्च होगा। यानी कि यहां से नीचे कर देते हैं। अब बोलिए क्या होगा, इधर तनु विलयन है, इधर सांद्र विलयन है, और दोनों विलयन के बीच में एक अर्धपार्श्व में झिल्ली है, और ये झिल्ली क्या करता है, केवल विलायक को पार होने देता है। यानी कि वैसे झिल्ली जो केवल विलायक को पार होने देता है। अब यहां पे सीखना है, ये झिल्ली कौन पार करेगा भैया, तो कौन पार करने देगा जल्दी बताइए, किसको पार करने देगा, केवल विलायक। और ये क्या हो गया, विलयन है, यहां लिख देते हैं। अब बोलिए इस विलयन में, निम्न सांद्र विलयन में विलायक अधिक है और सांद्र विलयन में क्या होगा, विलायक कम है। आप बताओ क्या होगा, ये अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक को पार होने देता है, यानी कि विलय तो पार नहीं करेगा, चाहे इधर से चाहे इधर से। अब यहां पे विलायक पार करेगा, तो आप अपना दिमाग लगाइए ना, सोचिए ना कहां से पार करेगा। आप बताइए कभी भी कोई भी चीज अधिक से कम क्यों जाता है, तो बताओ किधर से किधर जाएगा, विलायक जाएगा, तो अर्धपारगम्य झिल्ली तो पार करने देगा, तो किधर से पार करेगा, इधर से पार करेगा, इधर से पार करेगा। तो कभी भी पार करेगा तो किधर से पार करेगा, अधिक विलयन से, किधर की ओर, कम विलयन, अधिक विलायक से कम विलायक की ओर। इसका मतलब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, या निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर। यानी विलायक हमेशा जब भी अर्धपारगम्य झिल्ली से, निम्न सांद्र विलयन को और उच्च सांद्र विलयन को पृथक करेंगे, तो विलायक हमेशा निम्न सांद्र विलयन की ओर से चलेगा, किधर की ओर, उच्च सांद्र विलयन की ओर। अरे इसी प्रक्रिया को तो बोलते हैं क्या चीज, प्रासरण। यानी प्रासरण क्या है प्रासरण, व्हाट इज प्रासरण, बोलेंगे प्रासरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्र विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्र विलयन की ओर गमन करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रासरण। बोले प्रासरण क्या, बोले वैसे प्रक्रिया, बोलिए जल्दी से, मेरे साथ बोलिए, वैसे प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्र विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्र विलयन की ओर गमन करता है, उसे प्रासरण कहते हैं। किसे प्रासरण कहते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी। यानी कि वैसे यहां पे अगर बोलेगा प्रासरण क्या है, तो हम बोलेंगे कि वैसे प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु केवल विलायक ही पार करता है, विलायक के अणु निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर, निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर किसके द्वारा प्रवाहित करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाहित करता है, तो उसे प्रासरण कहते हैं। यानी वैसे प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु
जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्र विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्र विलयन की ओर गमन करता है तो उसे परासरण कहते हैं। यानी कि बाबू आपको पहले बता दें, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये केवल विलायक को जाने देता है और विलायक किधर से जाएगा, जिधर से विलायक अधिक है, और अधिक विलायक किधर होगा, अणु विलयन या निम्न सांद्र विलयन, यानी निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के गमन को परासरण कहते हैं। यही परासरण तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अभी तक परासरण दाब में नहीं आए, अभी तक हमने दो चीज पढ़ा। क्या क्या चीज पढ़ा, क्या क्या दो चीज पढ़ा है बाबू? तो एक पढ़ा विसरण और दूसरा पढ़ा परासरण, दो चीज पढ़ा। अब हम लोग बात करें यहां पे अर्धपारगम्य झिल्ली को, तो अब हम लोग के पास एक टर्म आया आप पहले आप इसे नोट करो। परासरण, ऑस्मोसिस, पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए, आप लोग को सब चीज बता दिए हैं, विसरण क्या है, परासरण क्या है। अब इसके बाद हम लोग बात करें अर्धपारगम्य झिल्ली का। अब देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है कि बाबू अभी हमने बताया अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए आप, अब देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। हमने अभी बताया कि वैसे झिल्ली जो केवल, जिससे केवल क्या पार होता है, जल्दी बता दो, विलायक पार होता है, विलायक केवल पार होगा, वैसे झिल्ली को हम क्या बोलेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी कि वैसे झिल्ली जो केवल विलायक को पार होने देता है, जो केवल किसको पार होने देता है, विलायक को पार होने देता है, उसे अर्धपारगम्य
गम्य अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी कि वैसे झिल्ली जिससे केवल क्या पार होता हो, जल्दी बताओ, उससे केवल ब्लैक पार होता हो, वैसे झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब इसके दो प्रकार हैं। ये देखो बाबू, ये दो प्रकार के होते हैं। पहले आप नोट करो ये कितने प्रकार के होते हैं बाबू, यानी झिल्ली जो अर्धपारगम्य झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो पहले आप इसे नोट करो। अब ये दो प्रकार के कैसे होते हैं ये भी देखना है, नोट कर लिए। दो प्रकार कैसे होते हैं ये भी देखना है। तो ये दो प्रकार के कैसे होते हैं इसको समझते हैं। देखिए ये दो प्रकार कैसे होते हैं इसको समझना है। तो एक है प्राकृतिक, अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली ये कैसा प्राकृतिक होगा, यानी कि इसको नेचर ने, प्रकृति ने इस अर्धपारगम्य झिल्ली को बनाया। ये सबसे अच्छा सुअर की आंत आता है, तो सुअर की आंत के बदले बकरे की आंत लिखे, अमाशय। अर्धपारगम्य झिल्ली में, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली में आप बकरे का आमाशय ले सकते हो। अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली ले सकते हैं आप। अच्छा दूसरा क्या है, बाबू आप, तो दूसरा है आपके पास कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। ये झिल्ली कृत्रिम का मतलब, ये झिल्ली कृत्रिम है, प्रयोगशाला में बनाया गया है, आपके द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, मानव निर्मित है। ये प्रकृति निर्मित है और ये क्या है, मानव निर्मित है। कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, मानव निर्मित। तो बाबू parchment पेपर हो गया। फिर इसके बाद parchment पेपर, सेलोफेन, फिर इसके बाद कॉपर फेरोसाइनाइड, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बार बार पूछा जाएगा कि 4 दे देगा, कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र दे देगा और इससे पूछेगा बताइए कि इसमें कौन सा अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब इसका देखिए सूत्र क्या होगा, Cu2, आप पहले से नोट करो। अब देखो इसका सूत्र होता है Cu2 Fe Cm का होल 6। ये कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र है, Cu2 FeCm6। अब ये कैसे बनाया जाता है, तो देखो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, कॉपर सल्फेट हो गया। अब कॉपर सल्फेट हो गया, अब इसको क्या करते हैं कि K4Fe, आप इसे तो नोट कर चुके हैं।
CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, प्लस K4 FeCN का होल 6 है, K4 FeCN का होल 6 है। अब जब दोनों के रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, Cu इस K को हटा देता है और बन जाता है Cu2 FeCN का होल 6 प्लस, अब यहां पे क्या होगा, दो SO4 और 4 K2SO4 हो गया। अब यहां पे दो दूनी 4। अब यही क्या करता है, इसी को छिद्र युक्त, जैसे ये क्या हुआ, ये हमारा एक पॉट है, एक पात्र है, ये पात्र में ये छिद्र युक्त पात्र है, छिद्र युक्त पात्र है जिसमें छेदा है। इसे क्या करते हैं, इस छिद्रयुक्त पात्र में, छिद्रयुक्त पात्र में इसे क्या करते बाबू, इसे छिद्रयुक्त पात्र में वैद्युतीय रूप से इसे क्या करते हैं, निक्षेपित कर देते हैं, यानी इसमें घुसा देते हैं, और तब ये क्या करेगा, वैद्युतीय रूप से एकत्रित कर देते हैं। और एकत्रित कर देने से ये पात्र अब हमारा कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करेगा। ठीक है, तो बाबू आप लोग क्या क्या पढ़े, परासरण पढ़े, विसरण पढ़े, अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़े। अर्धपारगम्य झिल्ली कितने तरह का होता है, 2 तरह का। अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण पढ़े। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में परासरण दाब पढ़ाएंगे। परासरण दाब क्या है, तो हमारा जो परासरण है इसी से परासरण दाब बनेगा। अब परासरण दाब हम लोग पढ़ेंगे। तो बाबू आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप शेयर कीजिए। देखिए जितना से ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और आप लोग व्हाट्सएप के चक्कर में ना पड़े कि व्हाट्सएप से शेयर होगा तो ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप से कोई जरूरत ही नहीं है, बस चैनल में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और उसका ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिस हो जाएगा, आपको सूचित हो जाएगा कि वीडियो डाला गया। तो आपको कोई किसी का आपका इंतजार करने का जरूरत नहीं है कि हमें कोई व्हाट्सएप के द्वारा भेजेगा लिंक तो जाकर के हम वीडियो देखेंगे। समझ में आया बाबू? आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नोट कर लीजिए आप।